नमस्कार, स्वागत है आपका एमपीपीएससी क्लासेस के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पे। यहाँ पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं 2024 में जो इंटरिम बजट पेश किया निर्मला सीतारमण जी ने, उसके महत्वपूर्ण पॉइंट सिंपल भाषा में। एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2024 और मेंस 2023 को टारगेट करते हुए इस बजट की शॉर्ट एनालिसिस बनाई गई है, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये अंतरिम बजट का सारांश 2024-25 एक पेन कॉपी साथ में लेके बैठिए और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को नोट करते चलिए। ये आपके लिए फ़ायदेमंद होने वाला है। और अगर आपको लगता है कि आप इसे नोट नहीं कर सकते, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आगे कमेंट कर दीजिए। इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो सबसे पहले बजट डिस्कस करने के पहले बजट के बारे में हम एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले लें कि बजट होता क्या है। तो हमारे संविधान में आर्टिकल 112 में 112 में बजट को एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रूप में जाना जाता है। आम भाषा में हम इसे बजट कहते हैं। ठीक है, बजट नाम के कोई शब्द का मतलब संविधान में उल्लेख नहीं है। सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण होता है वार्षिक वित्तीय विवरण। ठीक है, तो वार्षिक वित्तीय विवरण को आम भाषा में क्या कहते हैं? हम बजट कहते हैं। जो संघीय बजट को मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट बजट पेश करती है, उसको राजस्व बजट और पूंजीगत बजट में बांटा जाता है। राजस्व बजट का मतलब होता है सरकार के कर गैर कर राजस्व प्राप्तियां और व्यय, और सरकार की पूंजीगत प्राप्तियां और भुगतान। ठीक है, अब बजट तैयार कैसे होता है? तो जो वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों का विभाग बजट तैयार करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, एक नोडल एजेंसी होता है। एक साल के बजट आर्थिक मामलों के विभाग और बजट प्रभाग के द्वारा तैयार किया जाता है। मोटे तौर पे देखें तो विभिन्न विभागों मंत्रालयों में इस काम में लगे विभागों के प्राधिकारियों की ओर से दिए गए व्यय और भुगतान और प्राप्तियों के विस्तृत अनुमान के आधार पर तैयार किए जाते हैं। बजट को नकदी के आधार पर तैयार किया जाता है। किसी एक साल में जो टोटल प्राप्तियां हैं और जो भुगतान है, उसको मिला करके तैयार करते हैं। बजट को प्रस्तुत कौन करता है? तो राष्ट्रपति जो है वो संसद के दोनों पटल पे इसको पेश करते हैं, और उसके बाद में जो केंद्रीय वित्त मंत्री जैसे कि अभी निर्मला सीतारमण जी हैं, तो वो इसे पेश करती हैं। ठीक है, संसद में। तो ये दो भागों में होता है, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए जो होता है वो होता है मैक्रो इकोनॉमिक समष्टि आधारित, जिसमें कि सरकार की जितनी भी योजनाएं होती हैं उनके बारे में प्राथमिक घोषणाएं की जाती है और उसके लिए कितना फंड आवंटित किया गया है ये बताया जाता है। भाग दो जो होता है वो वित्तीय विधेयक से संबंधित होता है। इसमें आयकर से संबंधित जितने संशोधन हैं या अप्रत्यक्ष कर जैसे कराधान प्रस्ताव शामिल होते हैं। अब ये कि बजट के साथ में कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स पेश किए जाते हैं, तो एक तो बजट खुद हो गया 112 आर्टिकल 112 के तहत। अनुदान की मांगे होती है आर्टिकल 113 के तहत। वित्त विधेयक होता है आर्टिकल 110 के तहत, और एफआरबीएम अधिनियम के तहत अनिवार्य राजकोषीय नीतियों का विवरण होता है। तो मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट्स होते हैं, मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी स्ट्रेटजी स्टेटमेंट्स होते हैं। बजट के साथ में कुछ अन्य व्याख्यात्मक दस्तावेज भी होते हैं, जैसे कि व्यय बजट, प्राप्ति बजट, व्यय की रूपरेखा, बजट एक समराइज्ड रूप में उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है, कौन सी योजनाओं का कार्यान्वयन होना है, ये सारी बातें। अब बजट का एक बार हम बैकग्राउंड देख लेते हैं कि स्वतंत्रता के पहले पहली बार जो बजट है वो 7 अप्रैल 1860 कब 7 अप्रैल 1860 में पेश किया गया था। 1860 में, ये हमको याद रखना है। ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को भारत प्रशासन के हस्तांतरण के 2 साल बाद पेश किया गया था। बजट प्रस्तुत करने वाले पहले वित्त सदस्य थे जेम्स विल्सन। ठीक है, ब्रिटिश भारत में। और जब इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी 47-48 में 1947-48 में, तो लियाकत अली जो सदस्य थे इंटरिम गवर्नमेंट के, उन्होंने पेश किया था। फिर है इसकी स्वतंत्रता के बाद, तो आर के षणमुखन चेट्टी, उन्होंने 26 नवंबर 1947 को पहली बार बजट प्रस्तुत किया था। और बजट जो है तब से लेके आज तक के बजट जो है वो एक प्रॉपर रूप से पेश किया जा रहा है हर साल। और बजट हमारी अर्थव्यवस्था को आकार देने में हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की क्षमताओं को भी दर्शाता है। बजट की प्रक्रिया क्या होती है? तो इसको हम दोनों सदनों पे देखिए, इसको ऐसे हम समझ सकते हैं कि बजट पहले प्रस्तुत किया जाता है, उसके बाद दोनों सदनों पे इसके ऊपर में चर्चा होती है। उसके बाद में जो समितियाँ, स्थायी समितियाँ होती हैं अलग-अलग मंत्रालयों की, वो अनुदानों की माँगों की जाँच करती हैं कि जो माँग की गई है एक्चुअल में वो है भी उतनी डिमांड या नहीं है। फिर अनुदान माँगों पे लोकसभा में डिटेल में चर्चा होती है। इस चर्चा के बाद में मतदान होता है और फिर
आखिरी में विनियोग और वित्त विधेयक पारित किया जाता है। ठीक है, अब इस बार का जो अंतरिम बजट पेश किया गया 1 फरवरी को 2024 को, वो कुछ इस प्रकार है। चूंकि ये चुनावी साल है, तो सरकार की अभी पूर्ण बजट प्रस्तुत नहीं किया है, इसलिए सरकार ने पूर्ण बजट प्रस्तुत नहीं किया है, अंतरिम बजट प्रस्तुत किया है। जब भी इलेक्शन ईयर होता है, तो अंतरिम बजट प्रस्तुत किया जाता है। जब इलेक्शन हो जाएंगे और नई सरकार बन जाएगी, तब फिर पूर्ण बजट आएगा, तो ये फिर उधर जुलाई में आता है। अंतरिम बजट क्या होता है? ये एक जिसको कह सकते हैं कि एक मतलब कम टाइम के लिए आता है, अल्पकालीन वित्तीय योजना होती है। अगले चुनाव तक सरकारी खर्चों को कवर करने के लिए पेश किया जाता है। और पूर्ण बजट क्या होता है? तो अंतरिम बजट में केवल नई सरकार के गठन तक अल्प अवधि के लिए सरकार के अनुमानित राजस्व और व्यय के अनुमानों को प्रस्तुत किया जाता है। और पूर्ण बजट में सरकार के राजस्व, व्यय, आवंटन, आर्थिक नीतियों के विवरण के साथ सरकारी वित्त के हर पहलू को शामिल किया जाता है। ये डिफरेंस हो गया। ठीक है। और अंतरिम बजट के लिए सरकार संसद में जो है लेखानुदान पारित कराती है, ये आपको याद रखना है। लेखानुदान को हम वोट ऑन अकाउंट भी कहते हैं। ये आर्टिकल 116 में वर्णित है। इसे आप हमारे प्रीलिम्स के यूनिट 5 और यूनिट नंबर 6 से रिलेट कर सकते हैं। और साथ ही साथ 2023 के मेंस के इकोनॉमिक्स वाले पोर्शन मतलब पेपर सेकंड पार्ट बी के यूनिट 1 से रिलेट कर सकते हैं। और साथ ही साथ नए सिलेबस की पेपर 3 है ना, पुराने सिलेबस की पेपर 2 पार्ट बी और नए सिलेबस में मेंस के पेपर 3 पार्ट ए से रिलेट कर सकते हैं। भाग 1, अब देखिए जैसे मैंने कहा था अंतरिम बजट के 2 भाग होते हैं, भाग ए एंड बी। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या डिस्कस करेंगे? पार्ट ए। पार्ट ए के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। ये बजट का विजन क्या है? सबसे पहले इसका विजन क्या है? तो 2047 तक के विकसित भारत। ये आपके मेंस में पेपर 3 नए सिलेबस में पेपर 3 पार्ट ए इकोनॉमिक्स के यूनिट 1 से आप रिलेट कर सकते हैं। उसमें डायरेक्ट ये टर्म दिया हुआ है डेवलप्ड इंडिया एट 19 इन एट 2047। ये पर्टिकुलर ये टर्म दिया हुआ है हमारे मेंस की यूनिट 1 में। ठीक है, तो ये स्लाइड आपके लिए काम की है। 2047 तक विकसित भारत एक परिकल्पना सरकार की उस समृद्ध भारत की है जो आधुनिक अवसंरचना के साथ प्रकृति के साथ तालमेल रखते हुए सभी नागरिकों और सभी क्षेत्रों को अपना सामर्थ्य हासिल करने का अवसर दे रहा है। बजट का विकास मंत्र सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, और इसके साथ इन्होंने ऐड किया सबका प्रयास। समग्र राष्ट्रीय दृष्टिकोण है। समावेशन के सभी तत्वों को शामिल करके इस बजट का दर्शन सामाजिक समावेशिता और भौगोलिक समावेशिता को इसमें शामिल किया गया है। अब हमको याद रखना है कि जो मेन है बजट के फोकस एरिया है गरीबी, महिलाएं, युवा और चौथा क्या है? अन्नदाता। ये हमको याद रखना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अगर देखें गरीब, ठीक है, तो गरीब से रिलेटेड क्या है? पहला फोकस एरिया का पहला है गरीब। ठीक है, गरीबी उन्मूलन 25 करोड़ गरीबों को जो है गरीबी रेखा से बाहर किया गया है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से जो है 34 लाख करोड़ रुपए से जो है 2.7 करोड़ की बचत हुई है सरकार को। ठीक है, जनधन खातों के उपयोग से। पीएम स्वनिधि, इन सारी स्कीम्स को बहुत अच्छे से याद रखिएगा। पीएम स्वनिधि स्ट्रीट वेंडर 78 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को लोन दिए गए हैं। 2.3 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को तीसरी बार क्रेडिट भी मिला है। पीएम जनमन योजना, इसमें जो है कमजोर आदिवासी समूह तक के पहुंचने में सहायता को मदद में मतलब उन तक की सहायता पहुंचाई गई है। पीएम विश्वकर्मा योजना में कारीगरों और शिल्पकारों को जो है सहायता लोन सहायता प्रदान की गई है और इसमें जो है 18 व्यवसायों को शामिल किया गया है। ये आपको पता होना चाहिए। इसमें कितने व्यवसायों को शामिल किया गया है? 18 व्यवसायों को शामिल किया गया है। इसके बाद सेकेंड इसका हमारा फोकस एरिया है महिलाएं। तो पहले तो ये समझ लीजिए कि महिला श्रम बल की भागीदारी हमारी इकोनॉमी में कितनी बढ़ी है? 2018 में जो कि 23% थी, अब बढ़कर के 37% हो चुकी है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि अब ये 37% हो चुकी है। उसके बाद में महिलाओं को मुद्रा योजना के तहत 30 करोड़ रुपए का ऋण प्रदान किया गया है। हायर एजुकेशन में जो है महिलाओं की बढ़ोतरी हुई है, 28% ज़्यादा एडमिशन्स हुए हैं। स्टेम कोर्सेस, स्टेम कोर्सेस का मतलब होता है साइंस। ठीक है, स्टेम के एस का मतलब होता है साइंस। उसके बाद में टी से होता है टेक्निकल। एक सेकेंड, गड़बड़ हो गया है।
तो देखिए अब मैं यहीं पे आपको बता दे रही हूँ। एस फॉर हो गया साइंस, टी से हो गया टेक्निकल, ई से हो गया इंजीनियरिंग, ठीक है, और उसके बाद एम से हो गया मेडिकल। ये चारों फील्ड के जो कोर्सेज हैं, इसमें महिलाओं और लड़कियों के नामांकन जो है 43% है और आंकड़ा दुनिया में सबसे ज़्यादा है। ये हमको याद रखना है। 3 तलाक को जो है टोटली इलीगल घोषित कर दिया गया है। लोकसभा, राज्यसभा में महिलाओं के लिए 1/3 सीटों का आरक्षण किया गया है। 128वें संविधान संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी गई है और गाँवों में पीएम आवास योजना के तहत 70% से अधिक मकानों में महिलाओं की जो है या संयुक्त मालिकों के रूप में प्रदान किया गया कि या तो महिला के नाम पे या महिला और उनके पति के नाम पे। तीसरा हमारा फोकस एरिया है यूथ, युवा, युथ या अमृत पीढ़ी। ये बजट में इनको अमृत पीढ़ी कहा गया है, ठीक है। तो शिक्षा नीति 2020 में कुछ सुधार किए गए हैं युवा पीढ़ी के लिए। पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, पीएम श्री, ये बहुत अच्छे से देखिए जितने भी नाम याद आ रहे हैं ना इसमें, जितने मैं अंडरलाइन करके बता रही जो स्कीम्स है या जो भी है, इनको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। ये आपके आप इसे प्री के यूनिट 8 से भी, करंट अफेयर से भी रिलेट कर सकते हैं। तो पीएम श्री में गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई हो रही है, बच्चों का समग्र चहुमुखी विकास हो रहा है। कौशल भारत मिशन, इसमें है कि 1.4 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है और 54 लाख युवाओं को अपग्रेड किया गया है और 3000 नए आईटीआईज भी स्थापित किए गए हैं। उच्चतर शिक्षा के लिए जो है 7 आईआईटीज, 16 ट्रिपल आईटीज, है ना, 7 आईआईएम्स, 15 एम्स और 390 यूनिवर्सिटीज खोले गए हैं। पीएम मुद्रा योजना में कुल मिलाकर देखिए जितने भी नाम है, कौशल भारत, चाहे पीएम मुद्रा योजना, चाहे पीएम श्री, इन सब की कब ये स्कीम शुरू हुई है ये जरूर पढ़ लीजिएगा। कुल मिलाकर के 22.5 लाख करोड़ रुपए के 43 करोड़ लोन स्वीकृत हुए हैं। फंड ऑफ फंड्स, स्टार्टअप इंडिया, स्टार्टअप क्रेडिट गारंटी योजना युवाओं की सहायता के लिए रोजगार दाता बनी है। इसे आप हमारे जीएस पेपर 2, जस्ट अ मिनट, आज थोड़ा सा मेरी पेन दिक्कत कर रही है। एक मिनट। हाँ, तो इसे हम हमारे जीएस पेपर 2, एक सेकेंड बस। अब देखिए यूनिट 8 से तो आप रिलेट कर ही लेंगे, प्लस आप इसको मेंस के जो है जीएस पेपर 2 से भी रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। जीएस पेपर 2 में जिसमें कि युवा, युवा नीतियाँ, सोशियोलॉजी के चैप्टर से भी रिलेट कर सकते हैं और जीएस पेपर 2 की जो यूनिट पार्ट बी है प्लस आपके जो थर्ड पेपर है, थर्ड पेपर के पार्ट ए से भी हम इसको रिलेट कर सकते हैं। ये मैं 2024 के सिलेबस की बात कर रही हूँ, ठीक है। 2024 के सिलेबस में आप इसको रिलेट कर सकते हैं। 2023 के सिलेबस में आप इसको पेपर सेकंड पार्ट बी से रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। खेलों में क्या हुआ है, तो एशियाड खेलों में, पैरालंपिक्स में बहुत सारे मेडल्स आए हैं। परागानंद का नाम मेंशन किया गया है कि इन्होंने विश्व ग्रैंड चैंपियन ग्रेसलस कार्लसन को कड़ी चुनौती पेश की थी और 80 से अधिक ग्रैंड मास्टर्स हैं इंडिया में। 2010 में ये 20 थे जो कि अब बढ़ के 80 हो गए, जो कि अपने आप में उपलब्धि है। उसके बाद फोकस एरिया में चौथी है किसान। तो ये जितनी भी 2-3 स्कीम्स के यहाँ पे नाम है, 3 स्कीम्स के नाम दिए, इनके कब शुरू हुई है ये जरूर पढ़ लीजिएगा। ये आपके जीएस पेपर इकोनॉमिक्स वाला जो पोर्शन है ना, जीएस पेपर 3 इकोनॉमिक्स पार्ट ए में काम भी आ जाएगा, प्लस आपके प्री में भी ये पोर्शन काम आएगा। यूनिट नंबर 6, यूनिट नंबर 8 से ये टॉपिक को आप रिलेट कर सकते हैं। पीएम किसान सम्मान योजना, लघु सीमांत किसानों के 11.8 करोड़ किसानों को प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता दी गई है। फसल बीमा योजना से 4 करोड़ किसानों को लाभ मिला है और ई बाजार जो है, ई मंडियां जो है, 1361 मंडियों को स्वीकृत किया गया है। 3 करोड़ से ज्यादा का कारोबार हो रहा है इससे, है ना। और किसान केंद्रित नीतियां, आय सहायता, मूल्य बीमा, संवर्धन, जोखिम का कवरेज, चाहे बीमारी हो या कोई डिजास्टर हो, स्टार्टअप के माध्यम से प्रौद्योगिकी नवाचारों को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके बाद अब यहाँ पे चारों फोकस एरिया के बाद आता है अमृतकाल की रणनीति। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बात की गई है। तो हमारे प्री में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एक टॉपिक दिया हुआ है, उससे आप इस टॉपिक को रिलेट कर सकते हैं। साथ ही आप यूनिट 8 करंट अफेयर्स इस टॉपिक को रिलेट कर सकते हैं। तो 2017, 2070, ठीक है, 2000 2070 तक नेट जीरो हासिल करने की प्रतिबद्धता और विंड एनर्जी के लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग की जाएगी। वायबिलिटी गैप फंडिंग का मतलब क्या होता है कि जैसे अगर आपको कोई सोलर
एनर्जी के लिए विंड मिल लगानी है। विंड मिल लगाने के लिए मान के चलिए आपको 3 करोड़ की ज़रूरत है। तो आपके पास में 1 करोड़ है, तो सरकार आपको जो है बचे हुए अमाउंट 2 करोड़ की सहायता प्रोवाइड कराएगी। या आपके पास में 2 करोड़ है, तो सरकार आपको जो है गवर्नमेंट 1 करोड़ रुपए की जो गैप है आपके पास, उस गैप की फंडिंग करेगी। तो इसको कहा जाता है वायबिलिटी गैप फंडिंग। कोयला गैसीकरण, द्रवीकरण क्षमता की स्थापना की जाएगी। सीएनपी, पीएनजी और कंप्रेस्ड बायोगैस को चरणबद्ध तरीके से अनिवार्य सम्मिश्रण किया जाएगा। बायोमास एकत्रीकरण, मशीनीकरण खरीदने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी सरकार द्वारा। फिर है छतों पे सोलर पैनल, ये ऊर्जा से संबंधित। अब देखिए, ये आप 2023 के मेंस में ऊर्जा वाले टॉपिक से इस पूरे रणनीति के सतत विकास को एनर्जी वाली जो यूनिट है उससे रिलेट कर सकते हैं। साथ ही साथ हम जो है हमारे यूनिट नंबर 2024 प्री के, जो हम प्री अभी तैयारी कर रहे हैं, उसकी यूनिट नंबर 7 से इस टॉपिक को रिलेट कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो हमारा पेपर 3 पार्ट बी से इस टॉपिक को रिलेट कर सकते हैं। तो मैं आपको साथ में रिलेट करके बता रही हूँ। अब ये सोलर एनर्जी संयंत्र स्थापना क्या है कि 1 करोड़ घरों के ऊपर में 1 करोड़ घरों के लिए 3000 यूनिट की मुफ्त बिजली देना। और जो सिटी बसेस होती है उसमें उसकी जगह पे जो पेट्रोल डीजल से चलने वाली बसेस होती है उसकी जगह पे ई बसेस को अपनाया जाना। और विनिर्माण चार्जिंग अवसंरचना, मतलब चार्जिंग स्टेशन जगह जगह पे बनेंगे ताकि ई वाहन आप जो है आसानी से लंबे डिस्टेंस के लिए यूज कर सके। परिवार के अनुकूल विकल्पों का समर्थन करने के लिए बायो मैन्युफैक्चरिंग, बायो फाउंड्री संबंधी नई योजनाएं शुरू की जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, इसमें इन्होंने उपलब्धियां गिनाई है। बेसिकली ये जो बजट है ना, ये ज्ञान का बजट है, ये कहा गया है। और ज्ञान से क्या हो जाएगा यहाँ पे, गरीबी, युवा, ठीक है, एग्रीकल्चर। आज मैं ना बहुत गड़बड़ कर रही हूँ, 1 मिनट, कहाँ गया, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड था। हाँ, ये है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए जी। अब देखिए, यहाँ पे जी से हो गया गरीब, वाई से हो गया युवा, और ए से हो गया आपका एग्रीकल्चर। ठीक है, ए से हो गया एग्रीकल्चर और एन से हो गया नारी। तो इस बार के बजट को ज्ञान का बजट कहा गया है। ठीक है, अब ज्ञान क्यों कहा गया ये आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे देखते हैं। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 10 करोड़ एलपीजी कनेक्शन दिए गए हैं। ट्यूबलाइट्स का वितरण हुआ है, ये कुछ जो है ये है। उजाला योजना के तहत जो है 23.6 लाख ऊर्जा कुशल पंखों का वितरण किया गया है। ठीक है, उसके बाद में जो है एसएनएलपी के तहत में जो एलईडी स्ट्रीट लाइट लगाए गए हैं 1.3 करोड़। और गैर जीवाश्म ईंधन की स्थापित ऊर्जा क्षमता कितनी हो गई है, 43.9। ठीक है, अब बुनियादी ढांचा, तो देखिए रेलवे के बारे में ये 3 प्रमुख रेलवे कॉरिडोर के कार्यक्रम लागू कर दिए गए हैं ताकि लॉजिस्टिक क्षमता बढ़ सके। लॉजिस्टिक क्षमता मतलब मालवाहक क्षमता बढ़ सके। और द्विपक्षीय निवेश को जो है बढ़ावा दिया जा रहा है। नए हवाई अड्डों की स्थापना की जाएगी उड़ान योजना के तहत, जिसमें आम व्यक्ति भरेगा उड़ान, जिसका मोटो था। मेट्रो ट्रेन, नमो भारत के माध्यम से शहरी परिवर्तन को बढ़ावा दिया जा रहा है, जैसे कि मध्य प्रदेश में भोपाल और इंदौर में मेट्रो ट्रेन का नेटवर्क बनाया जा रहा है ना, ये हमें याद रखना है। अब इसके बाद में इंक्लूसिव डेवलपमेंट, इस टॉपिक को आप 2023 के मेंस वाले अपने पेपर सेकंड के पार्ट बी से रिलेट कर सकते हैं, जिसमें कि यूनिट नंबर 1 में इंक्लूसिव डेवलपमेंट दिया हुआ है, यूनिट नंबर 2 में दिया हुआ है आकांक्षी जिला कार्यक्रम। और 2024 के मेंस वाले जो है इस टॉपिक को इकोनॉमिक्स के पोर्शन से रिलेट कर सकते हैं। साथ ही साथ अभी जो इकोनॉमिक्स प्री में ऐड किया गया है यूनिट नंबर 6, उससे आप इस टॉपिक को रिलेट कर सकते हैं। प्लस यूनिट नंबर 8 से योजना वाले टॉपिक से भी आप इसे रिलेट कर सकते हैं, जिसमें कि नेशनल, इंटरनेशनल और एमपी का करंट अफेयर है, तो नेशनल करंट अफेयर में आप इसे रिलेट कर सकते हैं। आकांक्षी जिला कार्यक्रम राज्य को तेजी से विकास और रोजगार सृजन करेगा। पूर्वोत्तर का विकास, जिसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र जो 7 स्टेट्स है ना, असम और मणिपुर, मिजोरम, मेघालय वाले जो है स्टेट्स हैं। फिर पीएम आवास योजना ग्रामीण, उसके बाद में आपका हो जाएगा मध्यम वर्ग के लिए आवास योजना, घर खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। और है कि अभी जो अस्पताल है उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज करके क्या करेंगे कि अधिक से अधिक मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। और सर्वाइकल कैंसर के लिए क्या किया जा रहा है, टीकाकरण कार्यक्रम किया जा रहा है। इसको आप यूनिट नंबर 7 प्री की जो साइंस वाली यूनिट है उससे रिलेट कर सकते हैं, स्वास्थ्य से। प्लस साथ ही साथ आप इसे पेपर 3 से भी रिलेट कर सकते हैं, 2023 के भी, 2024 के भी।
तो 9 और 14 साल की आयु के वर्ग की लड़कियों को सर्वाइकल कैंसर के टीके का प्रोत्साहन दिया जाएगा। मातृ और शिशु स्वास्थ्य देखभाल जिसमें क्या है कि इनके लिए अलग-अलग योजनाएँ लागू की जाएगी। बेहतर पोषण के लिए सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों को अपग्रेड किया जाएगा। टीकाकरण के प्रबंधन के लिए यूविन प्लेटफ़ॉर्म और मिशन इंद्रधनुष को पूरे देश में तेज़ी से आरंभ किया जाएगा, मतलब वापस से इसको बढ़ावा दिया जाएगा। आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य देखभाल देने के लिए इसमें जो है अभी तक के जितने भी इंक्लूड थे अब उसमें आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी शामिल किया जाएगा। इसके बाद आकांक्षी जिलों का समावेशी विकास इंक्लूसिव डेवलपमेंट, तो टोटल आकांक्षी जिले कितने 112 हैं। इसमें पहली तिमाही के भीतर में प्रसव पूर्व देखभाल के लिए पंजीकृत महिलाओं की संख्या बढ़कर के 89% हो गई है और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा के तहत नामांकन बढ़कर के कितने हो गए 13,195। इसके बाद में फूड प्रोसेसिंग वाला और एग्रीकल्चर वाले टॉपिक को आप रिलेट कर सकते हैं, ठीक है? आपके प्री के भी सिलेबस से रिलेट कर सकते हैं और मेंस के सिलेबस से भी रिलेट कर सकते हैं। मेंस के 2023 और 2024 के सिलेबस से कृषि और फूड प्रोसेसिंग से आप इस टॉपिक को रिलेट कर सकते हैं। तो इसमें ये कहा गया है कि जो फसल कटाई के बाद में अ, उपज का एकत्रीकरण होता है, आधुनिक भंडारण है, स्टोरेज है, फिर उसकी जो है आपूर्ति श्रृंखला है, प्राइमरी एंड मीडियम प्रोसेसिंग है, इसका प्रोक्योरमेंट है, ब्रांडिंग है, इसकी जो है तेज़ी से सार्वजनिक निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा। जितने भी कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि मध्य प्रदेश में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएँगे। तो कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभिन्न फसलों पर नैनो डीएपी का उपयोग किया जाएगा। नैनो डीएपी का मतलब है डीएपी जो खाद प्रयोग की जाती है, फर्टिलाइज़र प्रयोग किया जाता है, उसको जो है नैनो पार्टिकल्स, नैनो तरीके से यूज़ किया जाएगा ताकि पौधों को ज़्यादा से ज़्यादा फसल को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। आत्मनिर्भर तिलहन अभियान, मध्य प्रदेश तिलहन के उत्पादन में वैसे भी अग्रसर है, तो ये योजना का मध्य प्रदेश को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। और जो पशुधन है, उसमें खुरपका और मुंहपका जो रोग है, उसे नियंत्रित करने के लिए कार्यक्रम चलाए जाएँगे। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, ये जो है इस योजना को बढ़ावा दिया जाएगा ताकि एक्वा एग्रीकल्चर जलीय कृषि उत्पादकता में वृद्धि किया जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट किया जा सके। इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए 5 इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क की स्थापना की जाएगी। 5 इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क, ठीक है? इसके बाद ब्लू इकोनॉमी टर्म कुछ सालों पहले यूपीएससी ने उठाया था इससे क्वेश्चन, तो ये काफ़ी चर्चा में था। अब ये गवर्नमेंट ने ब्लू इकोनॉमी 2.0 ले आई है, ठीक है? तो आपको ये टर्म को थोड़ा-सा पढ़ना है अच्छे से। जलवायु के अनुकूल कार्यकलापों को बढ़ावा देने के लिए एकीकृत और बहुक्षेत्रक दृष्टिकोण के साथ तटीय एक्वाकल्चर, मरीन एक्वाकल्चर की एक योजना शुरू की जाएगी। अब तक की उपलब्धियां नीली क्रांति के लिए आवंटन में बढ़ोतरी, इसके आवंटन में बढ़ोतरी कर दी है और फूड प्रोसेसिंग उद्यमों के औपचारीकरण योजनाओं के लिए आवंटन में बढ़ोतरी कर दी गई 880 करोड़ रुपए की और इसमें 2352 करोड़ रुपए की। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कुछ नहीं करने वाले, इसमें सिर्फ ये याद रखना है कि पर्यटन केंद्रों को रेटिंग दी जाएगी। साथ ही साथ जो है बंदरगाहों की जैसे कि लक्षद्वीप समूह है, क्योंकि अभी ये काफ़ी मुद्दा खबरों में था, है ना? लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप के अन्य द्वीपों के लिए बंदरगाह की कनेक्टिविटी, पर्यटन संबंधी बुनियादी ढांचे सुविधाओं की परियोजना शुरू की जाएगी, ताकि लक्षद्वीप एक बड़े टूरिस्ट स्पॉट के रूप में उभरे। अन्य उपाय क्या हैं? एक तो लखपति दीदी आपको याद रखना है कि इसका लक्ष्य 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ लखपति दीदी करना है। सेल्फ हेल्प ग्रुप में ऐसी महिला सदस्य जो प्रति परिवार, प्रति वर्ष कम से कम 1 लाख रुपए की स्थायी आय अर्जित करती है, उसको लखपति दीदी कहा जाता है। अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देना कि 50 साल के ब्याज मुक्त ऋण के साथ 1 करोड़ रुपए का कोष देना, रक्षा उद्देश्यों के लिए आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना, ये एक है। विकसित भारत के लिए राज्यों में सुरक्षा देना, है ना? और सामाजिक चुनौतियों का समाधान करना, ये जनसंख्या हो गई और तेज जनसंख्या वृद्धि, जनसांख्यिकी परिवर्तन है, इन सब चुनौतियों का विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समाधान करना। अब इसके बाद हम आ जाते हैं पार्ट बी में। पार्ट बी में जो है डायरेक्ट, सबसे पहले डायरेक्ट टैक्स प्रत्यक्ष कर की बात कही गई है, उसके बाद में जो है इनडायरेक्ट टैक्स की बात की गई है, ठीक है? तो डायरेक्ट टैक्स के बारे में कि 10 सालों में जो कर संग्रह 3 गुना से अधिक हो गया है, जो रिटर्न फाइल करते हैं वो 2.4 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है। उसके बाद में रिटर्न को प्रोसेस करने का औसत समय घटाकर पहले 93 दिन था, अब 10 दिन हो गया है और 7 लाख रुपए तक की आय वाले करदाताओं को कोई कर नहीं देना है, ठीक है? खुर्दा व्यवसायी जो होते हैं उनको जो है 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ रुपए कर दी गई है, कराधान की सीमा इनकी, ठीक है?
और करदाता सेवाओं की सुधार किया गया है, जैसे फेसलेस असेसमेंट अपील, रिटर्न भरने से पहले नया फॉर्म 26 एएस। अब अप्रत्यक्ष कर में औसत मासिक सकल जीएसटी संग्रहण जो है 21.66 लाख करोड़ रुपए हो गया है। और इसके बाद में जो अंतर्देशीय कंटेनर डिपो है 47% कम हुआ है, कार्गो कॉम्प्लेक्स 28% कम हुआ है, समुद्री बंदरगाह में 27% कम हुआ है। मतलब लॉजिस्टिक लागत और उसकी कीमतों में कमी आई है ना? ये हमको याद रखना है। इसके बाद में बढ़ते हैं आगे जो हमारे काम का है। अब प्रमुख शब्दावलियाँ, तो ये हमने मेन पॉइंट डिस्कस किए, अब हमें प्रमुख शब्दावलियाँ देखना है। तो जैसे एक होता है एप्रोप्रिएशन बिल, विनियोग विधेयक। सरकार जो वित्त वर्ष के दौरान व्यय को पूरा करने के लिए भारत की संचित निधि से धन निकालने की शक्ति देता है, उसे कहते हैं विनियोग विधेयक। ठीक है, उसके बाद चुंगी होता है कि जैसे स्थानीय नगर पालिका प्राधिकरण जो है कुछ अलग-अलग श्रेणियों की वस्तुओं पे कर लगाती है, उसको चुंगी कर कहते हैं। सॉवरेन वेल्थ फंड्स, ये सरकार के स्वामित्व वाले निवेश साधन होते हैं जो वित्तीय भंडार का प्रबंधन करते हैं, दीर्घकालीन धन उत्पन्न करने और आर्थिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए ये निवेश करते हैं। ठीक है, फिर कस्टम ड्यूटी, तो आयात निर्यात पे जो शुल्क लगता है उसको टैक्स लगता है, उसको कस्टम ड्यूटी कहते हैं। टैक्स आर्बिट्राज, ये होते हैं कि जब कर देयताओं को कम करने या वित्तीय लाभ को बढ़ाने के लिए अलग-अलग कर विनियमों या दरों के अंतर का रणनीतिक रूप से फायदा उठाया जाता है, तो उसे टैक्स आर्बिट्राज कहा जाता है। डायरेक्ट टैक्सेस, जब कोई व्यक्ति सीधे सरकार को कर का भुगतान करता है, तो उसे प्रत्यक्ष कर कहा जाता है और इसमें आयकर, पोल टैक्स, भूमि कर, व्यक्तिगत संपत्ति आदि होते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स, वस्तु और सेवाओं पर लगाए गए करों को अप्रत्यक्ष कर कहा जाता है। ऐसे कर अंतिम उपभोक्ता से विनिर्माता, खुर्दा विक्रेता जैसे मध्यस्थ एकत्र करते हैं। उदाहरण के लिए जीएसटी, है ना? उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क। राजस्व प्राप्तियां, सरकार को बिना ऋण लिए या मूल्यवान परिसंपत्तियों से बेचे बिना प्राप्त धन। ठीक है, निगम कॉर्पोरेट टैक्सेस, जब किसी कंपनी के मुनाफे पर सरकार द्वारा लगाए जाने वाले प्रत्यक्ष कर हैं और एक निश्चित प्रतिशत रूप में वसूला जाता है। इससे सार्वजनिक सेवा और अवसंरचना के लिए सरकार को राजस्व जुटाने में मदद मिलती है। फिर उसके बाद टैक्स उछाल क्या होता है, बाउंसेस, तो इसमें कुछ नहीं है कि जैसे जीएसटी के सापेक्ष कर संग्रहण की वृद्धि की माप को इंगित करता है। ठीक है, उसके बाद है आर्थिक रूप से न्याय संगत लेकिन वित्तीय रूप से अव्यवहार परियोजनाओं के अनुदान प्रदान किया जाता है, उसे कहते हैं वायबिलिटी गैप फंडिंग। और प्रिजम्पटिव टैक्सेशन क्या होता है, तो इसके तहत जो है आपको जो जो पात्र व्यवसाय अपने टर्नओवर के एक निर्धारित प्रतिशत को आय के रूप में घोषित कर सकते हैं। इसके बाद है पूंजीगत व्यय कि विकास हेतु सरकार दिया गया निवेश होता है। बजट अनुमान क्या होता है, वित्त मंत्री जो वित्तीय अनुमान पेश करता है कि इतना हमारा इस साल में एक रूपरेखा होती है कि इतना एस्टिमेट होता है कि इतना बजट हमारा इतनी प्राप्ति हुई, इतना व्यय हुआ और इतना खर्चा हो सकता है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर क्या होता है कि समाज कल्याण के लिए अलग-अलग योजनाओं के लाभ और सब्सिडी समय-समय पर सीधे जो लाभार्थी को हम सेंड करते हैं बैंक खाते में, उसको कहते हैं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। और लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या होता है कि किसी देश की जो कामकाजी उम्र की आबादी के प्रतिशत को दर्शाती है, वो मेल और फीमेल कितने हैं। जैसे कि फीमेल्स का पार्टिसिपेशन इस बार 37% हो गया, हमने स्टार्टिंग में देखा था। तो ये चीज़ है। अब इसके कुछ प्रमुख आर्टिकल्स जो कि एग्जाम के लिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आर्टिकल 109 धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया, 110 धन विधेयक की परिभाषा, 112 वार्षिक वित्तीय वितरण जिसको कि हम क्या कहते हैं, बजट। फिर 113 प्राक्कलनों के संबंध में संसद की प्रक्रिया, 114 ये सारे आर्टिकल्स बता रही हूँ मैं, विनियोग विधेयक, 115 अनुपूरक अतिरिक्त और अधिक अनुदान, 116 में हम लेखानुदान, प्रत्यानुदान और अपवाद अनुदान होता है। ठीक है, 117 में वित्त विधेयक के बारे में विशेष प्रावधान है, 150 में संघ और राज्यों की लेखाओं का प्रारूप है, 151 में ऑडिट रिपोर्ट है, 165 में विधि के प्राधिकार के बिना कर नहीं लगाया जाएगा, ये बताया गया है। 166 में भारत और राज्यों की संचित निधि और लोका लेखा है। 167 में आकस्मिक निधि है। 175 में कुछ राज्यों को संघ से जो अनुदान प्राप्त होता है वो है। 280 में वित्त आयोग के बारे में बताया गया है। वित्त आयोग में अभी 5 सदस्यों की नियुक्ति भी हुई है, ये याद रखिएगा, नए सदस्यों की नियुक्ति हुई है। 281 वित्त आयोग की सिफारिशें हैं और 292 जो है वो भारत सरकार द्वारा उधार लेना इसमें बताया गया है। तो ये हमने कोशिश की है कि एमपीपीएससी से रिलेट करके इस तरह से हमने बजट
के डिस्कशन तैयार किया है कि आप इसको प्री और मेन से कैसे रिलेट कर सकते हैं। ये मैंने अपनी तरफ से बताने की कोशिश की है। आपको किसी तरह का कोई भी डाउट हो, कोई भी तकलीफ हो या कुछ भी क्वेरी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके इसके बारे में पूछ सकते हैं। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो एमपीपीएससी क्लासेस में इस लेक्चर को सुनने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।